मेरा नजर बना हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 29 पैराग्राफ को पढ़ चुके थे। इसलिए हम लोगों ने तीन सोरा क्या होता है इसके विषय में तीन पैराग्राफ में बताया गया। अब 30 से लेकर के 34 तक सोरा के विषय में सोरा का इतिहास की चर्चा की गई कहते हैं। और यह इतिहास है लेप्रोसिस से चलते हुए एक साधारण खुजली की ओर, लेप्रोसी कुष्ठ रोग चलते हुए कुछ किया। कहते हैं कि द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट जो इतिहास कहता है कि ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट कहते हैं इमारत, सबसे पुराना इमारत जो कि हमारे पास में सोरा का है। तो इतिहास मॉस में 3400 साल पहले बहुत से वैरायटीज में किया था। और इसी के साथ ही इजराइल में भी यह चीज है तो शरीर के बाहरी भाग पर प्रदर्शित होता रहता है, शरीर के बाहरी भाग में होता रहता है। और ये काफी अनकल्टिवेटेड माने अव्यवस्थित रूप से ग्रीस, फिर बाद में अरब में और फिर अंततः ये यूरोप में भी चला है, मिडिल एज में। और इसी तरह से ये पूरे देश में यह फैलता चला गया, है ना। डिफरेंट इसके लिए अलग अलग नाम दिए गए और अलग अलग देशों में अलग अलग नामकरण से इसे जाने लगा, है ना। तो और एक्सटर्नल सिम्टम्स जो है तो सोरा के रूप में से क्या हुआ, बॉडी का डिफॉर्म हो गया, मैंने विकृत होता चला गया और उसके नेचर जो थे तो मैग्मेटिक, इनकी चर्चा की। अब इसके पूरे इतिहास की चर्चा की गई है इस पैराग्राफ 36 में। लेविटस जो है जो कि 13 चैप्टर में कहता है कि बॉडली डिफेक्ट्स जो है शरीर का जो है वह केवल पादरियों में या पुरोहितों में नहीं पाया जाता था, ये बहुत सारे लोगों में पाया जाता था। और यह मैलिग्नेंट वर्ड की बात की गई है। मैलिग्नेंट है ना, मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो कि आपको फैलता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा, वह बेनाइन नहीं रहेगा, वो मैलिग्नेंट होता चला जाएगा। उसके लिए वर्ड यूज किया गया था गर्भ ना। अलेक्जेंड्रिया ट्रांसलेशन में इसे सोरा एगिरिया कहा गया, सोरा एगिरिया कहा गया। और फिर वल्गेट ने इसके भी ड्यूटिस बोला, है ना। टॉलमेटिक इंटरप्रेटर जोनाथन जो है इसे ड्राई इट स्प्रेड्स ओवर द बॉडी कहा, है ना। अलग अलग नामों से इसकी चर्चा की गई है। एल्फ्रेड जो है जो कि लाइकेन लेटर कहा, लाइकेन लेटर। और उसके बाद में बाइबल में जो कहते हैं कि कहा गया है जो कि कालमेट ने इसका वर्णन किया है, डिफाइन किया है। लेप्रोसी इज द मोस्ट सिमिलर टू इन्वर्टेड ईचिंग विथ वायलेंट ईचिंग, इन्वर्टेड ईच विथ द वायलेंट ईच। लेप्रोसी जो है तो एक इन ईच है, खुजली है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा खुजली होती है, बहुत ही ज्यादा खुजली होती है। The ancient also mentioned the peculiar color characteristic voluptas. Voluptas, आप खुजलाते जाइए और भी खुजली बढ़ती चली जाएगी, है ना। ये बात करेगी, खुजलाते खुजली और भी बढ़ती चली जाएगी। और इस तरह से और इसमें जितना खुजलाइएगा उतना बढ़ता चला जाएगा। इसको किसी ने बाद में कहा, जोनाथन ने कहा ग्लाइकोप्रिकॉन, ने कहा अलग अलग नामों से इसे जाना जाने लगा, अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। सिसरो जो कि 100 जनवरी 3 को 106 बीसी में इन्होंने बताया, ये रोमन फिलोसफर थे। इन्होंने कहा एक ये लॉयर भी थे, पॉलिटिकल थ्योरी भी थे और रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी थे। उन्होंने इसकी संज्ञा दी, ये उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। जोनाथन जो थे वह बहुत बड़े लीडर थे, हीरोइक भी बाइबल के,
एंड ही वाज द सन ऑफ वो किंग सॉल के वो पुत्र थे और उनके करीबी दो मित्र थे डॉक्टर किंग डेविड। लेविटस जो है इज द बुक ऑफ वर्शिप। लेविटस को कहते हैं जो पूजा किया जाता है उसकी किताब है। इसमें कहा जाता है कि इजराइल के बच्चों लोगों ने कैसे भगवान के साथ में प्रार्थना किया, भगवान के साथ में रहने की बात की और कहा कि जो पाप करता है उसको भगवान किस प्रकार से कष्ट देता है। मोसेस हर्बी बाइबल के हिसाब से कहते हैं कि रिलीजियस लॉ गिवर था, प्रॉफिट था, जो ऑथरशिप है। तो इस तरह से आप देखिएगा। फिर आते हैं प्लेटो की ओर। प्लेटो में भी क्लासिकल ग्रीक फिलोसफर जिसको कि आप लोगों ने सुना होगा, प्लेटो मैथमेटिशियन और स्टूडेंट्स का सोक्रेटिस का छात्र था। ये फिलोसॉफिकल डायलॉग्स था एंड फाउंडेड द एकेडमी ऑफ द एथेंस, है ना। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हाईएस्ट लर्निंग इन द वर्ल्ड माना जाता है एथेंस को। द फर्स्ट लर्निंग, प्रथम, जैसे हमारे इंडिया में नालंदा को माना जाता है उसी तरह से वहाँ पर एथेंस में माना जाता है। फिर सेप्टुअजिंट जो है तो इन्होंने भी ट्रांसलेट किया अरबी बाइबल को ग्रीक लैंग्वेज में, और ये पहली शताब्दी, पहली सेंचुरी बीसी में किया गया। और इसके कहते हैं ओल्डेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ द अरबी बाइबल ग्रीक। और तालमड है। तालमड इज एक सेंट्रल टेक्स्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग जुडाइज्म, है ना। ये है, इन्होंने भी डिस्कस किया इसके विषय में। ये सारी बातें, ये सारी बातें जो है सो लोगों को इंडिकेट करता है कि किस तरह से यह भयावह स्थिति में पहले था और लोग इसको इसे राहत पाने के लिए, निजात पाने के लिए अलग अलग व्यवस्था करते रहते थे कि कैसे यह कम हो जाए। और इसलिए कहते हैं, हेनीमैन ने इसको कहा द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्ट्री, ऐतिहासिक स्मारक के रूप में है ना, सबसे पुराना स्मारक के रूप में है। जिसने कहा कि सोरा का जो इतिहास है सो बहुत ही पुराना है। सोरा का इतिहास बहुत ही पुराना है और जो कि मौत जो 3400 साल की बात करता है। और ये ट्रूप में कहा कि ये अनकल्टिवेटेड पीस में भी ये डेवलप कर रहा था। बाद में अरेबिया में आया, फिर यूरोप में आया। इसके कई के नाम दिए गए अलग अलग देशों में। होता ही है, देश की भाषा अलग अलग होते हैं तो नाम भी अलग अलग हो जाएगा। और इसे मैलिग्नेंट भी कहा। मैलिग्नेंट, आजकल हम लोग मैलिग्नेंट वर्ड को कैंसर के लिए यूज करते हैं। उस समय में क्योंकि जो ठीक नहीं होने वाला है, बढ़ता, जितना खुजलाइए उतना बढ़ता जाएगा, है ना, जितना खुजलाइए उतना बढ़ता जाएगा। उसी तरह से हम लोग जैसे कैंसर में मैलिग्नेंट हो गया तो वह सेल जो है तो ठीक नहीं होता है, वापस नहीं आता, वो बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से खुजली को भी उन्होंने वॉल्यूपस और मैलिग्नेंट कंडीशन को माना। ये बात कही गई है। और प्लेटो, बहुत सारे सारे इतिहासकारों का जिसको मैंने पुराने उसमें शामिल हैं, प्रिस्ट हैं, पुजारी हैं, फिलोसफर, दर्शन दर्शन शास्त्री हैं, लॉयर हैं, सारे लोगों ने इसका जिक्र किया है इसलिए टीच क्या होता है। तो फिर पैराग्राफ 31 में आकर के कहते हैं कि मिडिल एज के पास में यूरोप में बहुत सारे सेंचुरी में मैलिग्नेंट जो फैल चुका था, इसे सेंट एंथोनी फायर भी बोला जाता था। सेंट एंथोनी फायर, मैलिग्नेंट मतलब कि कहा कि एक आग के जैसा, जैसे आग लग गया तो चारों बगल फैलता चला जाता है, तो कहा इसलिए इसको सेंट एंथोनी फायर कहा। और रिज्यूम द फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, जो कि कुछ हद तक 13th सेंचुरी तक यह चलता रहा। 13th सेंचुरी चलता रहा, पूरे यूरोप में तब तक फैल चुका था और 1226 सालों तक फ्रांस में चला गया। और फ्रांस में कहा जाता है कि 2000 घरों में लेप्रेसी, 2000 घरों में लेप्रेसी हुआ करते थे। ये काफी ड्रेडफुल इरप्शन था, फाउंड एटलीस्ट एक्सटर्नल एलिवेशन विद कंडीशन। लेकिन इसको कुछ आराम राहत पाने के लिए क्या हुआ, हाइजीनिक कंडीशंस को चेंज किया गया, यानी साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, तो क्लीनलीनेस पर ध्यान दिया गया, उसके रख रखाव पर ध्यान दिया गया, उसके कपड़े के पहनावा पर कहा कि नहीं कॉटन का कपड़ा, हल्का कपड़ा पहनो, साफ रखो। तो ये 15th सेंचुरी में इसके जो प्रकोप है, इसके भयावह स्थिति में थोड़ा सा लोगों ने राहत महसूस किया, क्योंकि यह थोड़ा सा घट चुका था। लेकिन ये जो है तो खत्म नहीं हुआ।
राहत बना रहा, इंटरनली बना रहा, अंदर ही अंदर खाली कष्टों से मुक्ति पड़ा था, कष्टों से निजात मिला। और कहते हैं कि 15वीं सेंचुरी तक आते आते ये कॉमन इरप्शन जो है बीच का बदलता चला गया, मैलिग्नेंट क्रॉनिक सिटी हुआ, यानी कि ये सोरा के फॉर्म से चल करके साइकोटिक फॉर्म होते हुए ये सिफिलिस के रूप में कन्वर्ट हो गया। और सिफिलिस को कहते हैं कि 1493 के शुरुआत में ये सिफिलिस का रूप धारण करता है। कहने का मतलब क्या है कि सोरा जो इतना पुराना 3000 सालों का पुराना इतिहास है, इस इतिहास में क्रमशः इसका खत्म नहीं हुआ, तो इस संसार से, पृथ्वी से अलग नहीं हुआ, यह बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और यह अंततः पूरे सब सिविलाइजेशन को, सभ्यता को अपने चंगुल में जकड़ लिया, और जकड़ने के कारण इसके नए रूप भी आ गए। कहते हैं कि सोरा का नया रूप आ गया, क्या वह और भी भयावह था, जिसको सिफिलिस मतलब कि डिस्ट्रक्टिव है ना, विकृत, खत्म होने वाला, ये होता रहा है ना। फिर आप 32 में आकर के कहते हैं बाहर से तो थोड़ा सा इरप्शन रिड्यूस हुआ है ना, बाहर से तो इरप्शन रिड्यूस हुआ, इचिंग में कुछ राहत मिली, लेकिन ये मेडिसिनल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से बहुत सारा राहत मिला। बहुत सारे उच्च कोटि के लोग रहते थे, उच्च समाज के लोग रहते थे, उन्होंने अपने साफ सफाई पर ध्यान दिया, ध्यान ऑइंटमेंट लगाया, सल्फर लेड का प्रिपरेशन, कॉपर, जिंक, मरकरी का लेप लगाया, उससे लगता था कि यह खत्म हो गया है ना, लगता था कि खत्म हो गया, लगता था। तो सभ्यता के साथ में इसका रूप बदल गया, सभ्यता के साथ। पहले असभ्य, पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन सभ्यता के साथ में इसके रूप में परिवर्तन हुआ, और यह परिवर्तन जो है तो और भी इंटरनल हो गया, भीतर की ओर में यह ढकेल दिया गया। बाहर से तो साफ सुथरा नजर आने लगा, लेकिन इंटरनल डिरेंजमेंट, ये इंटरनल डिस्ट्रक्शन ये होने लगा। 33 में आके कहते हैं कि लेकिन मनुष्यता का, मनुष्य जाति का जो है तो कंडीशन, अवस्था में कोई भी सुधार नहीं। पहले कष्ट होता था बाहर में, अब आंतरिक कष्ट बढ़ते चले। पहले कष्ट होता था शरीर के बाहर में, बाहरी के पर स्किन के ऊपर में दिखलाई पड़ता था, अब है यह जो है तो भीतर की ओर चला गया, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्ट डिजीज जो है तो बाहर से भीतर की ओर खेल दिया गया, और इससे और भी कंडीशन होगा। पहले लोग खुजली से ही केवल तबाह रहते थे, लेकिन अब जो है तो लोग खुजली के अलावा भीतर इरिटेशन, भीतर के चिंता और यह मानसिक स्तर को भी प्रभावित करने लगा, और लोग अपने आप को कभी भी एक फ्रेश नहीं महसूस करते थे, स्वस्थ नहीं महसूस करते थे, हमेशा अपने आप को ये करने लगे, जो कि शरीर से बाहर का देखभाल तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये जो है तो काफी परसिस्टेंट नेचर का रहा, काफी बना रहा, और इंटरनल सोरा के रूप में कन्वर्ट हो गया। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, ये लेपर जो है, जो टेरिबल एक्सप्रेशन था शरीर का, वह बाहर की ओर, भीतर की ओर चला गया, यानी कि लेपर जो कुष्ठ रोग शरीर पर दिखलाई पड़ता था, और वही कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग जो कि क्षय के रूप में था, डिस्ट्रक्ट कर रहा था, शरीर के चमड़े को डिस्ट्रक्ट कर रहा था, ऊपरी भाग को डिस्ट्रक्ट कर रहा था, खत्म कर रहा था, और वह शरीर के भीतर भाग को खत्म करना, डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है ना। तो डिस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड ये रूप धारण कर चुका था। और इस तरह से 34वें पैराग्राफ में आकर के कहते हैं माइल्डर फॉर्म ऑफ सोरा, जो कि बाहरी में था तो कुछ कष्ट कम था, लेकिन 15वीं शताब्दी तक आते आते ये छोटे छोटे इन्फेक्शन के रूप में अंदर ही अंदर फैल गया, अंदर ही अंदर कॉन्सील्ड हो गया, और दे वर स्क्रैच कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग देयर। अब तो बिना खुजली के भी खुजली होने लगा, शरीर पर खुजली नहीं है, खुजली दिखलाई नहीं पड़ रहा है, इरप्शंस नहीं दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन खुजली है, मन में खुजली है, शरीर के अंदर में खुजली है, इरिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, बर्निंग है, पेन है। ये क्या, ये कहते हैं कि खुजली का ही एक रूपांतरण है ना, एक खुजली का ही दूसरा रूप है, जो कि कम्युनिकेटेड देखा गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, और
सोलिक जो फ्लूइड जो है तो अपना जीवन का भाग बन चुका है, बन चुका था, बन चुका है और बना ही रहेगा, ऐसी बातें कही गई है। तो ये एक इतिहास जो है तो यह बताता है कि 34,000 साल पहले से यह जो चला आ रहा था यह अंतर्मुखी हो गया, बाह्यमुखी से होकर के अंतर्मुखी हो गया और यह शरीर के इसे इंटरनल भाग में इतना स्थायी रूप से अपना जड़ पकड़ के बैठ गया है कि सारे हमारे जीवनी शक्ति है उस पर पूरा कब्जा कर चुका है। आज जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हमारे नए लोग आते हैं संसार में, सभी कोई ना कुछ कष्ट को लेकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स से जेनेटिक लेवल में चेंजेस आ चुके हैं और यह कष्ट जो है बहुत ही बिरले होते हैं कि जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के समय में शुद्ध रूप से पैदा होते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो लोग हैं वो शुद्ध रूप से पैदा नहीं होते हैं, वो काफी बीमार के अवस्था में काफी खुजली को लेकर के ही पैदा होते हैं। कहते हैं कि और पहले भी आपने देखा था कि सूरा क्या होता है, हाइड्रा हेडेड, यानी कि इसके कई एक सर है, कई एक से हाइड्रा मैंने सैकड़ों सर है, एक सर को काटिए दूसरा सर आ जाएगा, दूसरा सर को काटिए तीसरा सर आ जाएगा, खत्म नहीं होता है, ये सिलसिला बना रहता है एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह, और इस तरह से जगरते आपके सारे जीवन को में छा जाता है। यही कहानी है, इतिहास है जो कि एक मॉन्यूमेंट के स्मारक के रूप में हम लोगों के हिस्ट्री में पड़ा हुआ है। यह इतिहास डॉक्टर हैनीमैन ने जितने भी शब्दों का, और हम लोग मेडिसिन में बहुत सारे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूप्टस हीचिंग या बहुत माजमा, ये सारे शब्द जो है तो पुराने समय से 34,000 साल से एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता से तीसरे सभ्यता से होते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन रूप बदल करके हम लोग उसको अलग अलग रूप में देखने का कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उसको मिला करके एक साथ देखने का कोशिश कीजिएगा तो आपका उसका रूप ही अलग नजर लगेगा कि अरे ये तो एक ही है ना। कहते हैं कि आप कपड़े बदल लीजिए चेहरे पर तो पेंट कर लीजिए तो बहुरूपिया के जैसा आप कभी एक रूप में दिखलाई पड़ेंगे, कभी दूसरे रूप में दिखलाई पड़ेंगे, लेकिन भीतर से तो वही ना है, भीतर में तो कोई दूसरा चीज नहीं, वही चीज है। तो आज जो है रूप बदल करके ये शोरा जो आ रहा है हम लोगों के सभ्यता को प्रभावित किया है, और इस सभ्यता को अगर ध्यान में देखने का अगर प्रयास न किया जाए तो यह कभी भी मेडिकल साइंस के लिए संभव नहीं होगा जिसकी चिकित्सा की जा सकती। तो कहते हैं कि माइल्डर फॉर्म से माइल्डर मतलब कि बाहर में था तो माइल्ड था, लेकिन 14वीं शताब्दी तक 14वीं से 15वीं शताब्दी तक ये कॉम्प्लेक्स जटिल फॉर्म में चला गया है ना। और लेकिन आज भी यह कंटिन्यूअसली ईचिंग है। थोड़ा का मतलब ही होता है ईच, कंटिन्यूअसली ईच। ईच का मतलब क्या होता है, नॉट एट रेस्ट, नॉट एट रेस्ट। जब भी आपका एक्टिविटी बना रहेगा, दैट इज सो। तो इट इज द पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी ऑफ योर लाइफ। आप कुछ भी करते हो तो उसके अंदर में ईच समाया होता है। जैसे आप कुछ करने की चेष्टा करते हो तो तुरंत दिमाग में आता है नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो संदेहात्मक स्थिति, आपका इनडिसिसिवनेस नेचर, ये सारे नेचर जो है तो आपका स्टोरिक इतिहास को साबित करता है, प्रूव करता है, जो कि हम लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक चिकित्सक होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते हम लोग को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग मूल चीज को समझने का कोशिश कीजिए। ऊपरी दिखावा पर ध्यान नहीं दीजिए। लक्षण तो आप देख ही लेंगे, लेकिन लक्षण के अलावा लक्षण क्यों है इसको तो देखने का प्रयास सीखना पड़ेगा ना। उसके कारण होने के कारण को आपको समझने का कोशिश करना चाहिए। तो इस पूरे इतिहास को जानने का एक ही मकसद है, हम लोग इस बात को समझे कि जो बाहर में दिखलाई पड़ता है उसके आधार कहीं और भी है। उस आधार को पकड़ करके इलाज कीजिएगा तो आपका रोग हो सकता है। फंडामेंटल कॉज, जो प्राथमिक कारण है उसको देखना आवश्यक है। उसको देख करके ही आप रोग को ठीक कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। उसके बिना
केवल लक्षण को लेकर के अगर आप चलोगे तो वह हो सकता है कि पैलिएटिव फॉर्म में हो, ठीक हो जाए। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने देखा था, हनीमैन ने लिखा है, पहले भी लिखा है, और पुनः इस बात की जिक्र करते हैं कि ऐसा करने से आपको लगेगा कि यह ठीक तो हो जा रहा है, लेकिन यह पुनः फिर से स्थापित हो जाएगा जब तक कि उसे जड़ से नहीं उखाड़ दे। जड़ में क्या बैठा है? जड़ में सोरा बैठा हुआ है, जड़ में सोरा बैठा हुआ है, और इस सोरा को जब तक आप निकाल नहीं दोगे तब तक ये कष्ट जो है तो रिलैप्सिंग कंडीशन में बना रहेगा। हम लोग देखते हैं इलाज के समय में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, दवा हम लोगों ने सिलेक्ट किया और वह रोगी को देते हैं, वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में कुछ समय के बाद में फिर से चला आता है, कहता है कि मौसम बदल गया तो आ गया। आप दिलासा देते हैं रोगी को कि मौसम बदल गया इसलिए आ गया, नहीं, अगर बदल गया तो भी तो ठीक रहना चाहिए, क्योंकि मौसम तो बदलते रहेगा, है ना, समय बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, और आपका वातावरण बदलता रहेगा। लेकिन अगर आप में स्थायित्व नहीं आया, आप भी उसके साथ में बदलते रहे, परिवर्तन भीतर में इंस्टेबिलिटी बनी रही, तो मनुष्य का मतलब वाइटल प्रिंसिपल आपको क्यों दिया गया है? अपने आप में स्टेबल रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए। कितने भी बदलाव हो उसमें आप अपने आप को कैसे स्टेबल रखें, इसके लिए दिया गया है। जो आपका एक शक्ति है जो तो आपको स्टैब्लिश करता है कि आप है ना। परिवर्तन होते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, बच्चे से बुढ़ापा आएगी, लेकिन वो बदलाएगा, लेकिन बेसिक चीज जो है तो नहीं बदलता है। तो इस बेसिक चीज में जब अगर सोरा समा जाएगा तो बदलाव आपको सोरा के रूप में होता रहेगा, है ना। वो बदलाव सोरा का रूप ले लेगा, साइकोटिक का रिफ्लेक्शन होगा, सिम्पथेटिक का रिफ्लेक्शन होगा, यह बदलाव होता रहेगा। इस चीज को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। आज हम लोग इस इस पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ करके छोड़ते हैं। आगे चल करके हम लोग डेवलपमेंट ऑफ लैटिन सोरा को भी देखेंगे। अब इसके कैसे कैसे ये होता है, इसके कार्य प्रणाली पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि लंबा समय है। हम लोग अभी बहुत कम ही पैराग्राफ को, इनिशियल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें और भी सोरा के अंततः में गहराई में जाने का मौका मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर के साथ में हम अपना व्याख्यान को समाप्त करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ मन में सवाल पैदा हो रहे होंगे, और इस बात की अनुभूति भी हो रही होगी और सहमति भी बन रही होगी कि हाँ, हमें एक चिकित्सक का अगर दायित्व निभाना है, चिकित्सक का दायित्व निभाना है, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कैसे हम मूल कारण को जानते हुए और उसके आधार पर हम लोग इलाज करें। या मूल कारण को रिमूव करेंगे तभी तक तो हमारा कष्ट, हमारा जो टारगेट है, मिशन है, केवल लक्षणों को दूर करना नहीं है, उसको जड़ से निकाल करके बाहर फेंक देना है, जिससे कि पेशेंट को वह पुनः कष्ट में नहीं आए। यह पॉसिबल है, यह पॉसिबल है। डॉक्टर हीमन ने कहा, आगे आने वाले में कहते हैं यह संभव है कि आप कर सकते हो, बशर्ते कि आपके ऊपर में आप इसे मिशन के रूप में देखते हैं। इसलिए ऑर्गेनिज्म ऑफ मेडिसिन में उन्होंने मिशन शब्द का इस्तेमाल किया है। जब आप अपने आप को लक्ष्य बना लेते हो कि मुझे उखाड़ना है, तो चिकित्सक का जीवन भी लक्ष्य का जीवन होता है, लक्ष्य बना करके चलता है। अगर वह टारगेट आपका रहा तो आप निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इतने बात को साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगले सेशन में जो फिर मिलेंगे और हम लोग पुनः इस बात को जानने का कोशिश करेंगे कि आगे की कहानी क्या है। इसके साथ सभी को धन्यवाद और सभी को मृदुल आशीर्वाद। मैं पुनः मिलूंगा आप लोगों को अपने अगले